ये कहानी है विवियन की, एक ऐसी रिपोर्टर जिसने बचपन से सिर्फ एक सपना देखा था, अपने पापा की तरह सच्चाई की खोज में निकलना। मेहनत की, ठोकरें खाई, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उसकी एक रिपोर्ट ने उसे स्टार बना दिया। एक सीमेंट फैक्ट्री का राज खोलने के बाद वो सबकी नजरों में आ गई, लेकिन उसको क्या पता था कि सच्चाई की उस तह तक जाकर उसने खुद अपने लिए एक खौफनाक दरवाजा खोल दिया है। अब उसके आसपास हो रही हैं अजीब घटनाएं, उसे मरे हुए लोग नजर आ रहे हैं, साए उसका पीछा कर रहे हैं और सबसे डरावनी बात यह है कि उसके अपने जैसे दिखने वाले चेहरे अब उसके खिलाफ खड़े हैं। क्या ये सब उसका भ्रम है या सच में कोई है जो उसे खत्म करना चाहता है? आइए जानते हैं इस कहानी में, जो जितनी सच्ची है उतने ही डरावनी भी। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग अनटोल्ड। ये कहानी है विवियन की, जो एक जानी मानी रिपोर्टर बनना चाहती है। बचपन से ही उसका सपना था कि वो भी अपने पापा की तरह एक दिन सच्चाई की खोज में निकल पड़े। उसके पापा इस शहर के जाने माने पत्रकारों में से एक थे और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए विवियन ने भी मीडिया की दुनिया में कदम रखा। हालांकि शुरुआत में उसे उतनी कामयाबी नहीं मिल पाई जितना वो चाहती थी, लेकिन वक्त बदला और किस्मत ने भी उसका साथ देना शुरू किया। करीब एक महीने पहले उसने ऐसी खबर ब्रेक की जिसने पूरे शहर को हिला दिया। ये खबर थी एक सीमेंट फैक्ट्री की, जहां 4 मालिकों ने गांव के कई लोगों को जिंदा ही सीमेंट में दफना दिया था। विवियन ने इस पूरे मामले का स्टिंग ऑपरेशन किया और जब ये रिपोर्ट सामने आई तो चारों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। इस खबर के बाद विवियन रातों रात स्टार बन गई। अब हर तरफ उसका नाम होने लगा। हालांकि ये अब तक साफ नहीं हो पाया था कि उन चारों को असल में क्या सजा मिली, मगर विवियन को इसकी ज्यादा फिक्र नहीं थी क्योंकि वो तो अपनी कामयाबी के पल जी रही थी। विवियन की टीम में 2 और लोग थे, जेस्पर और लुइस। जेस्पर उसे चुपचाप पसंद करता था, जबकि लुइस के मन में जलन थी। वो हर समय मौके की तलाश में रहती थी कि कब विवियन कोई गलती करे और कब वो उसकी जगह ले ले। मगर विवियन इन सब बातों से बिल्कुल बेफिक्र थी। उसे बस अपने काम से मतलब था। एक दिन जब वो एक नई स्टोरी पर काम कर रही थी, तभी कुछ अजीब हुआ। वहाँ एक अनजान औरत आई और अचानक विवियन के हाथ में एक अजीब सा ब्रेसलेट पहना दिया और फिर बोली, अब वो लोग तुम्हें भी दिखेंगे। विवियन चौंक गई। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही उस औरत ने दोबारा कहा, वो लोग जिनका इंसाफ अधूरा है। विवियन ने पूछा, कौन लोग? लेकिन जवाब देने से पहले ही उस औरत ने इशारा किया, पीछे देखो। और जैसे ही विवियन पलटी, उसे जो कुछ दिखा उसने उसे सन्न कर दिया। जो जगह अभी कुछ सेकंड पहले लोगों से भरी हुई थी, वहां पर अब एक भी इंसान नहीं था। हर ओर सन्नाटा था। उसके चेहरे पर हैरानी और डर साफ नजर आ रहे थे। तभी जेस्पर की आवाज आती है और सब कुछ एकदम नॉर्मल हो जाता है। लोग फिर से देखने लगते हैं। विवियन को समझ नहीं आता कि ये सब असल में हुआ था या सिर्फ ये उसका वहम था। वो उस औरत को ढूंढती है, लेकिन वो वहाँ से जा चुकी थी। इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाती, लुइस आकर बताती है कि बॉस सिल्विया ने मीटिंग के लिए बुलाया है। तीनों ऑफिस पहुंचते हैं, जहां सिल्विया एक बड़ी खबर देती है। वो बताती है कि सीमेंट फैक्ट्री के जिन 4 लोगों को जेल भेजा गया था, उनमें से अब सिर्फ एक ही जिंदा है। बाकी तीनों की मौत हो चुकी है। एक दंगे में मारा गया, दूसरे ने खुद को मार लिया और तीसरे की हत्या कर दी गई। अब जो एकमात्र जिंदा बचा है उसका नाम है एनेस्टो, जो उस फैक्ट्री का वॉचमैन था। अफवाह थी कि गांव वालों को फैक्ट्री तक लाने में उसी का हाथ था और उसी ने मालिकों की मदद की थी, लेकिन उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। इसीलिए अब वो जेल से रिहा हो चुका है। सिल्विया चाहती है कि विवियन उसका इंटरव्यू ले। ये सुनते ही विवियन को गुस्सा आता है। वो कहती है कि वो ऐसे इंसान का इंटरव्यू कैसे ले सकती है जो इतने बड़े जुर्म में शामिल रहा हो। मगर सिल्विया उसे समझाती है, ये तुम्हारे लिए एक और मौका है। सोचो तुम अपनी कामयाबी को और कितना आगे लेकर जा सकती हो। विवियन सोच में पड़ जाती है। तभी उसकी नजर अपने पुराने साथी और एक्स बॉयफ्रेंड बेंजी पर जाती है, जो उसी ऑफिस में काम करता है। दिलचस्प बात यह है कि बेंजी भी उस स्टिंग ऑपरेशन के समय उसके साथ ही था, लेकिन उस दिन के बाद से उनके रास्ते अलग हो गए। अब वो समय आ गया था जब विवियन का शो ऑन एयर होने वाला था। इस बार शो में 2 अपराधियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। स्टूडियो में माहौल थोड़ा गंभीर था और खास बात ये थी कि विवियन की मां मोनिका भी उस दिन वहां पर मौजूद थी। जैसे ही कैमरे ऑन हुए, विवियन ने सवाल किया, जब आप लोग क्राइम करते हो तो आप कैसा महसूस करते हो? क्या आपको कभी अफसोस होता है? शुरुआत में दोनों अपराधी काफी नॉर्मल तरह से जवाब दे रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उनका हाव भाव बदलने लगा। अचानक उनमें से एक ने कहा, तुम हमसे क्यों पूछ रही हो? तुम भी तो हमारी जैसी हो ना। तुम्हें भी तो लोगों की तकलीफ देखकर मजा आता है।
विवियन ये सुनकर हैरान रह जाती है। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये लोग इस तरह उससे कैसे बात कर सकते हैं। घबरा कर उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। तभी उसके सामने खड़े अपराधियों का चेहरा धीरे धीरे डरावना रूप लेने लगा। वो इंसान नहीं रहे थे, बल्कि शैतानी रूप में बदलते जा रहे थे। अब विवियन को याद आया कि ये तो वही चेहरे हैं जो लोग सीमेंट फैक्ट्री में मारे गए थे, और अब वो कह रहे थे कि हम तुम्हारे लिए भी आएंगे, तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। डर के मारे विवियन चीख पड़ती है। उसी वक्त आसपास के लोग उसके पास दौड़कर आते हैं, लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो सब कुछ नॉर्मल होता है। दोनों अपराधी पहले जैसे ही बैठे होते हैं और बाकी लोग भी अपने काम में लगे होते हैं। विवियन अभी भी हिल नहीं पा रही थी। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। शो खत्म हो जाता है, ऑफिस खाली होने लगता है, सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन विवियन अकेली वहां पर रुक जाती है। उसे अपनी पुरानी सीमेंट फैक्ट्री वाली फुटेज देखनी थी। वो वीडियो फिर से चलाने लगती है, उस भयानक रात की जब गांव वालों को मारा जा रहा था। तभी उसकी नजर एक अजीब औरत पर पड़ती है जो जोर जोर से कोई मंत्र पढ़ रही थी। उसकी आंखें सीधा कैमरे की तरफ थी, जैसे वो वीडियो के उस पार खड़ी होकर विवियन को देख रही हो, और उसके मुंह से निकल रहे शब्द वही थे, कोई नहीं बचेगा, सबको अपने कर्मों की सजा मिलेगी। विवियन का दिमाग सन्न रह जाता है, और तभी उसे ऑफिस में से अंदर से कोई आवाज आती है। चौंक कर वो उस आवाज का पीछा करते हुए बाहर की तरफ निकल जाती है, और तभी उसे फिर से एक साया दिखता है। वो जोर से चिल्लाती है। वॉचमैन भाग कर आता है, लेकिन तब तक वो साया गायब हो चुका होता है। विवियन को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या ये उसकी कल्पना है या कोई डरावनी हकीकत। अगली सुबह एक नया दिन था, और आज विवियन का बड़ा इंटरव्यू था, वो भी एर्नेस्टो के साथ। वो शो की तैयारियों में थी कि तभी एक छोटी सी लड़की उसके पास आती है। वो बोलती है कि मम्मी कह रही है कि आप ये इंटरव्यू मत कीजिए, नहीं तो वो आपको भी नहीं छोड़ेंगी। विवियन चौंक जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हारी मम्मी कौन है, जिस पर वो लड़की बिल्कुल सीधा जवाब देती है। वो कहती है, आप नहीं जानती मेरी मम्मी को, उनका नाम है ट्रेसा। विवियन का दिल एक पल को रुक जाता है, क्योंकि ट्रेसा वही औरत थी जो सीमेंट फैक्ट्री में मंत्र पढ़ रही थी, वही डरावनी औरत जो अब मर चुकी थी। विवियन इंटरव्यू के लिए स्टेज पर जा चुकी थी और एर्नेस्टो के साथ बातचीत शुरू हो गई थी। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन तभी उसे एक बार फिर से ट्रेसा का साया नजर आता है, और वो अकेली नहीं होती है। ट्रेसा की बेटी अमांडा भी वहां पर मौजूद होती है। अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जो सबको दहला देता है। अमांडा सबके सामने बिना किसी झिझक के एर्नेस्टो को बेरहमी से मार देती है। वो खुद को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस समय पर पहुंच जाती है और उसको पकड़ लेती है। ये घटना पूरे ऑफिस को झकझोर देती है, लेकिन असली झटका तो विवियन को लगता है। वक्त के साथ अब उसे मरे हुए लोगों की परछाइयां दिखने लगती हैं। उसे समझ ही नहीं आता कि जो वो देख रही है वो असली है या सिर्फ ये उसका वहम है। धीरे धीरे उसका बर्ताव और भी अजीब होने लगता है। वो कभी अकेले में बात करती है, कभी किसी को घूरने लगती है। ऑफिस के बाकी लोग अब उसकी मानसिक हालत पर सवाल उठाने लगे थे। सबको लगने लगता है कि शायद विवियन का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, और इसी मौके की तलाश में थी लुइस। उसको लगता है कि अब वो मौका आ गया है जब वो विवियन को पूरी तरह नीचे गिरा सकती है। उसे याद आता है कि विवियन से जुड़ा हर राज सिर्फ एक इंसान जानता है, जिसका नाम है बेंजी, जो उसका बॉयफ्रेंड था। अब बेंजी और विवियन के बीच दूरी आ चुकी है, दोनों बात नहीं करते। अब इन दोनों के बीच में क्या हुआ था ये कोई नहीं जानता, लेकिन लुइस सीधा बेंजी के पास जाती है और कहती है, मुझे कुछ ऐसा दे दो जिससे मैं साबित कर सकूं कि विवियन एक फर्जी रिपोर्टर है। शुरू में बेंजी मना करता है, लेकिन तभी उसे लुइस के पीछे ट्रेसा की आत्मा दिखती है। बेंजी डर जाता है और फिर बिना कुछ कहे वो लुइस को एक पेन ड्राइव थमा देता है और बोलता है, इसमें सबूत है, जाकर बॉस को दिखा दो। लुइस वहां से चली जाती है, लेकिन बेंजी अब टूट चुका था। उसे लगने लगा था कि वो इस बोझ को और नहीं ढो सकता है। अब वो खुद को खत्म करने की सोच रहा है। क्यों? इसका जवाब भी आपको बहुत जल्द मिलेगा। इन सब से बेखबर विवियन एक डॉक्टर से मिलती है। वो उसे सब कुछ बताती है कि कैसे उसे मरे हुए लोग दिख रहे हैं, कैसे हर तरफ परछाइयां उसका पीछा कर रही हैं। डॉक्टर उसे समझाने की कोशिश करती है, तुम पर काम का बहुत दबाव है, शायद तुम्हारा दिमाग थक गया है, तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन विवियन कहती है कि आप नहीं जानती मुझे कौन कौन दिख रहा है। मुझे वो सब दिखते हैं जो मेरी जिंदगी का हिस्सा थे और अब मर चुके हैं। वो रुकी और फिर कहती है, मुझे मेरी दोस्त अलीना भी दिख रही है। डॉक्टर चौंकती है और पूछती है कि ये अलीना कौन है।
जवाब देने से पहले ही विवियन की नजर सामने जाती है और वहां खड़ी होती है अलीना की परछाई जो मुस्कुरा रही होती है। जिसके बाद ये कहानी एक कदम पीछे जाती है। वो दौर जब विवियन एक अनसक्सेसफुल रिपोर्टर थी। ऑफिस में उसके निकाले जाने की चर्चाएं चल रही थी। वहीं अलीना उस वक्त की सबसे पॉपुलर रिपोर्टर, एक सच्चे इंसान और उसकी सबसे करीबी दोस्त थी। विवियन ने अलीना से मदद मांगी। उसने कहा कि मेरी माँ को कैंसर है, हम दोनों एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाते हैं, प्लीज मेरी मदद करो क्योंकि ये नौकरी मेरे लिए बहुत जरूरी है। अलीना ने उसे सलाह दी कि कोई बड़ा स्टोरी कवर करो, कोई ऐसी जो सबका ध्यान खींच ले। मैं अभी एक आदमी पर स्टोरी कर रही हूँ जो अपने रेस्टोरेंट में बिल्ली मारकर लोगों को परोसता है, देखना ये खबर कितनी बड़ी बनती है। विवियन ने वो सुना और उसी वक्त कुछ और सोचने लगी। वो घर गई, एक बिल्ली पकड़ी, उसे मार डाला और उसकी एक वीडियो रिकॉर्ड कर ली। इस पूरे प्लान में उसका साथ दिया बेंजी ने। उसने उस वीडियो को ऐसे एडिट कर दिया जैसे वो किसी रेस्टोरेंट का सीक्रेट फुटेज हो। जब विवियन ने ये वीडियो अपने बॉस को दिखाई तो सब हैरान रह गए। बॉस को लगा विवियन ने खुद स्टिंग ऑपरेशन किया है। वो अब स्टार रिपोर्टर बन चुकी थी, लेकिन इस कामयाबी की नींव झूठ पर थी, चोरी पर थी और सबसे बुरा अलीना से छीनी हुई थी। अलीना को सच्चाई का पता चल गया। उसने विवियन को चेताया कि तुमने जो किया मैं सबको बता दूंगी, ये सही नहीं है। लेकिन इससे पहले कि अलीना कुछ कर पाती, अलीना की मौत एक हादसे में हो जाती है। लेकिन वो एक हादसा नहीं था, वो एक धक्का था जो विवियन ने अलीना को दिया था और उसी धक्के ने अलीना की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म कर दी। अलीना की आत्मा आज भी भटकी हुई है और अब वो धीरे धीरे विवियन के और करीब आती जा रही है। हर रोज हर पल उसकी मौजूदगी और भारी होती जा रही है। विवियन परेशान है, वो समझ नहीं पा रही है कि वो बात किससे करे, कौन उसकी बात पर यकीन करेगा। डॉक्टर ने उनसे बात की, लेकिन डॉक्टर सब कुछ मानसिक तनाव समझ रही थी। तभी उसे एक चेहरा याद आता है, अमांडा का चेहरा, वही लड़की जिसने सबसे पहले मरे हुए लोगों की बात की थी। विवियन बिना देर के जेल जाती है जहां अमांडा बंद है। वो सीधे सवाल करती है कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, प्लीज मुझे बताओ, क्या मुझसे कोई गलती हुई है। अमांडा बस मुस्कुराती है, एक ठंडी और डरावनी हंसी। वो कहती है कि मम्मी किसी को नहीं छोड़ेगी। उस सीमेंट फैक्ट्री में जो कुछ हुआ उसमें तुम भी उतने ही दोषी हो। आंखें मूंद ली थी, सब कुछ देखा लेकिन कुछ नहीं किया। और फिर अमांडा के पीछे ट्रेसा की आत्मा नजर आती है। विवियन कांपते हुए पूछती है, लेकिन तुम्हारी मम्मी तुम्हें क्यों सजा दे रही है, तुम तो वहां पर नहीं थी। अमांडा की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो कहती है, वो सब मेरी वजह से ही हुआ था। मैंने ही उन मालिकों से पैसे लिए थे ताकि गांव वालों को फैक्ट्री में काम दिला सकूं, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मम्मी भी उनमें से एक बन जाएगी और अब मम्मी मुझे भी माफ नहीं कर रही है। वो घुटनों पर गिरकर माफी मांगती है, प्लीज मम्मी मुझको माफ कर दो मुझको। लेकिन ट्रेसा की आत्मा टस से मस नहीं होती। वो अमांडा से कहती है, अगर माफी चाहिए तो खुद को खत्म कर लो, और अमांडा वही करती है। ये मंजर देखकर विवियन बुरी तरह डर जाती है। वो जान चुकी थी कि आज की रात अकेले काटी नहीं जा सकती है। वो भागती है और जैस्पर के पास पहुंचती है। वो उसे सब कुछ बता देती है, हर डर, हर साया, हर मरा हुआ चेहरा। जैस्पर उसको दिलासा देता है। वो कहता है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर विवियन को एक और आत्मा दिखाई देती है। ये आत्मा बेंजी की आत्मा है। वो चौंकती है और पूछती है कि ये कैसे हो सकता है, बेंजी तो अभी जिंदा है। तभी जैस्पर धीरे से कहता है, नहीं विवियन, बेंजी अब नहीं रहा। विवियन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो थरथराती आवाज में कहती है, सीमेंट फैक्ट्री में जितने लोग थे सब मर चुके हैं, सिर्फ मैं बची हूँ और अब अगली बारी मेरी है। जैस्पर उसको हिम्मत देता है। वो कहता है, रुको, तुम ये सोचो कि ये सब कब से शुरू हुआ, कुछ तो होगा जो ट्रिगर बना होगा। विवियन ध्यान लगाती है और फिर उसको याद आता है वो औरत जिसने उसको ये ब्रेसलेट दिया था। सब कुछ उसी दिन के बाद से शुरू हुआ था। विवियन और जैस्पर उस औरत की तलाश में निकल जाते हैं। बहुत ढूंढने के बाद एक वीरान इलाके में वो औरत मिल जाती है। विवियन उसके सामने खड़ी होती है और गुस्से में पूछती है, तुम मुझसे चाहती क्या हो, तुमने ये ब्रेसलेट मुझको क्यों दिया था और ये आत्माएं मेरे पीछे क्यों लगी हुई हैं? वो औरत बस हल्के से मुस्कुराती रहती है। वो कहती है, तुम्हें पता है उस फैक्ट्री में जो मरा था वो मेरा बेटा था। तुम लोगों की वजह से मेरा बेटा जिंदा चल गया, इसलिए मैंने ये श्राप तुम्हें दिया है। इस ब्रेसलेट में उन सब की आत्माएं कैद हैं जो वहां पर मारे गए थे।
अब वो सब अपना इंसाफ खुद ले रहे हैं। इतना कहकर वो औरत मुड़कर जाने लगती है। विवियन उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ब्रेसलेट में से आत्माएं निकलती है जो उसको खींचती है एक कब्र की ओर। वो अब उसको मारने वाली है, लेकिन तभी जैस्पर पहुंचता है और उसको बचा लेता है। वो विवियन से कहता है, तुम कुछ ना कुछ छुपा रही हो, आत्माएं तुम्हारे पीछे क्यों हैं और तुमने ऐसा क्या किया है, मुझको जानना है। विवियन चुप हो जाती है। वो जैस्पर की आंखों में देखती है और फिर कहती है, याद है मैंने बताया था कि मैं और मेरी माँ एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाते थे। एक दिन उसी रेस्टोरेंट में वो 3 फैक्ट्री मालिक आए थे और उनके साथ अमांडा भी थी। वो रात जिसने सब कुछ बदल दिया। फैक्ट्री के उस कोने में 4 लोग, अमांडा और बाकी फैक्ट्री के मालिक, किसी गुप्त योजना पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि पास ही छुपकर विवियन उनकी हर बात सुन रही है। विवियन को लगने लगा कि ये मौका उसकी जिंदगी बदल सकता है, एक ऐसी एक्सक्लूसिव स्टोरी जो उसे शोहरत की बुलंदियों तक ले जा सकती है। वो तुरंत बेंजी को कॉल करती है और कहती है कि फैक्ट्री में कुछ बड़ा होने वाला है। जब बेंजी वहां पर पहुंचता है तो सब कुछ शांत लेकिन अजीब सा लगता है। बेंजी उसको सलाह देता है कि पहले पुलिस को कॉल करना चाहिए, लेकिन विवियन बड़ी सहजता से जवाब देती है, मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है और पुलिस रास्ते में है, बस अब कैमरा ऑन करो और सब कुछ रिकॉर्ड करो। बेंजी उस पर भरोसा करके कैमरा ऑन कर देता है। फिर धीरे धीरे एक एक करके सभी लोग मरने लगते हैं। जैसे जैसे घटनाएं घटती है, बेंजी को शक होता है कि पुलिस अब तक क्यों नहीं आई। कुछ ही देर में उसे एहसास हो जाता है कि विवियन ने पुलिस को कॉल किया ही नहीं था। बेंजी गुस्से से चीख उठता है, तुमने सबको मरने दिया सिर्फ एक स्टोरी के लिए। विवियन कुछ नहीं कहती क्योंकि ये सच था। बेंजी वहां से चला जाता है। वो टूट चुका था, निराश था और डरा हुआ था, लेकिन विवियन वहीं पर रह जाती है। शायद यही वजह थी कि आत्माएं अब सिर्फ उसी के पीछे हैं। कुछ ही देर में विवियन के पास उसकी माँ का कॉल आता है। दूसरी ओर से एक डरी हुई आवाज आती है, बेटा मुझे बचा लो, मैं एक खंडर में फंसी हुई हूँ। विवियन दौड़ते हुए उस खंडर में पहुंचती है और वहां उसे उसकी माँ दिखाई देती है। वो दौड़कर उसे गले लगाती है और सच्चाई बता देती है कि कैसे उसने उस रात सब कुछ रिकॉर्ड करने के लिए लोगों की जान खतरे में डाली। लेकिन तभी उसकी माँ की आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है। उसकी हंसी बदल जाती है। वो अब उसकी माँ नहीं, टेरेसा बन चुकी होती है। टेरेसा मुस्कुराकर कहती है, मर जाओ विवियन, जब तक तुम मरोगी नहीं तब तक तुम्हारा इंसाफ पूरा नहीं होगा। इतना कहने के बाद आसपास की सारी आत्माएं वहां पर पहुंच जाती हैं। वो विवियन को घेर लेती है और एक पुरानी बिल्डिंग के नीचे धकेल देती है। ऐसा लगता है मानो सब कुछ खत्म हो गया हो, लेकिन नहीं, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हमको दिखाया जाता है कि विवियन अब भी जिंदा है, लेकिन अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। ना उसकी नौकरी, ना शोहरत, ना उसका शो, सब कुछ उससे छिन चुका है। मगर जो नहीं बदला है वो आत्माएं जो अब भी उसका पीछा कर रही है। अब सवाल ये है कि क्या विवियन कभी इस श्राप से आजाद हो पाएगी? क्या वो अपने पापों का प्रायश्चित कर पाएगी, या फिर ये आत्माएं तब तक उसको नहीं छोड़ेंगी जब तक उसका अंत नहीं हो जाता? अगर आपको एक कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। और हाँ, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे अभी कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली कहानियां होंगी और भी डरावनी और भी रहस्यमय। पर फिलहाल तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई मजेदार कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।